जयोस्तुते जयोस्तुते श्रीमन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे। दर्शकों, इन दिनों अमरावती में वीर सावरकर के संबंधी पधारे हुए हैं। वीर सावरकर के लिए अनेक बार अनेक सवाल उपस्थित किए गए हैं। उन्हीं पर चर्चा करने विदर्भ न्यूज के वरिष्ठ समाचार संकलक अशोक भाई जोशी ने उनसे स्नेह भेंट करते कुछ सवाल उपस्थित किए। उसी का आत्मीय जवाब श्री रणजीत सावरकर द्वारा दिया गया। प्रस्तुत है वीडियो मुलाकात। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी। हाँ जी, હવે સીપી ઓફિસના સામે મિસાઈ हाँ हाँ મારી ટેકરી પર स्वतंत्र सैनिक जाहीर करायची मागणी केली आहे माझी. आणि त्यांचं असं म्हणणं होतं तेव्हा कोणी सेक्रेटरी बसले नंतर नहीं साहब लोग अगर आपने डिक्लेयर किया फिर उसकी फंडिंग का पैसे देना पड़ता है, उसको पगार चालू हो जाएगा उसको लगती त्यांनी बँक लुटली हा. तो लागू नये. मुख्यमंत्र्यांनी मनावर घेतलं असतं तर एका मिनिटाचं झालं असतं. पण नाही. भाग्यवान है अमरावती और अमरावती की जनता कि उनके बीच में आज सावरकर परिवार का एक व्यक्तिमत्व हमारे बीच में आया है। और हमारा भाग्य भी यह है कि आज हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? रणजीत सावरकर। आपका सावरकर जी से क्या संबंध था? सावरकर जी के जो छोटे भाई है डॉक्टर सावरकर, वो मेरे दादाजी है। आपके दादाजी? अच्छा। अमरावती आपको कैसी लगी? पहले यहाँ से शुरू कर। पहली बात तो है कि अमरावती मेरे लिए नई नहीं है। मेरी पूरी शिक्षा नागपुर में हुई है। मैं विदर्भ में ही पला बड़ा हूँ, तो ये तो मेरे लिए घर वापस आने जैसी बात हो गई है। अभी मुंबई में फ़िलहाल मैं रहता हूँ, तो आज अमरावती में इसलिए आना हो गया। आदरणीय सावरकर जी, इनका रक्त आपकी रक्त कोशिकाओं में है। हम आपको प्रणाम करते हैं और आगे सवाल करते हैं कि सावरकर जी, इनके कोई स्मरण सुनाइए आप। देखिए, पहले बार मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरा स्वागत कर रहे हैं, मगर मेरा ये मानना है कि कोई परिवार में जन्म लेने से वो गुण नहीं आते। वो उनके विचारों पर जो चलते हैं, सावरकर जी के विचारों का जो अनुकरण करते हैं, तो आज जो सब यहाँ बैठे हैं, मैं मानता हूँ कि ये सभी लोग सावरकर परिवार का हिस्सा है। क्योंकि परिवार में पैदा होना बात अलग है और काम करना, प्रत्यक्ष काम करना, ये अलग बात होती है। तो मैं खुद को भाग्यवान मानता हूँ कि आज भी सावरकर के विचारों पर चलने वाले लोग, कट्टरता से चलने वाले लोग आज यहाँ पे हैं और उनके साथ आज बैठने का मुझे सौभाग्य मिला। अमरावती में सावरकर जी आए थे, इसकी जानकारी है आपको? जी, सावरकर जी की 3 या 4 बार यहाँ पे आए हैं वो। पहले बार अमरावती में वो एक दिन थे, फिर बाद में वो परतवाड़ा गए यहाँ से। तो उस समय अमरावती में उनका एक जो भाषण हुआ था, वो उसे टिकट लगाकर भाषण हुआ था और उसका जो उत्पन्न हुआ था, तो वो हैदराबाद मुक्ति संग्राम के लिए जो यहाँ से लोग गए थे, उनके व्यय के लिए वो दिया गया था। तो मैं मानता हूँ कि सावरकर जी जो भी करते थे उसका उपयोग देश के लिए हो, ऐसा उनका प्रयास था। तो अमरावती आए तो उन्होंने वहाँ धन भी इकट्ठा किया और वो धन हैदराबाद मुक्ति संग्राम के लिए उसका खर्च भी हो गया। हैदराबाद मुक्ति संग्राम में सावरकर जी का क्या योगदान था, ये लोगों को नहीं मालूम, जरा बताइए। सावरकर जी जब हिंदू सभा के अध्यक्ष बने तो तब उन्होंने उसका एक मूल नाम भाग्यनगर है, तो भाग्यनगर मुक्ति संग्राम नाम से वो आंदोलन शुरू हुआ। और उसके बाद हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, जिसका कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी, क्योंकि नाम कांग्रेस है इसलिए आज हम लोग समझते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से है, मगर वो एक अलग संगठन था। और हैदराबाद जो स्टेट कांग्रेस थी और इनका और आर्य समाज के लोग थे उस संग्राम में, और 2 साल तक ये बड़ा आंदोलन हुआ, क्योंकि तब उस समय हिंदुओं पर बड़े अत्याचार हो रहे थे। मतलब हजारों हिंदू स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकाला गया था।
तब जो आंदोलन हुआ, तो क्योंकि इनका ये कहता कि वो वंदे मातरम कहते हैं, तो निज़ाम ने कहा वंदे मातरम कहना ये निज़ाम शाही में गुनाह है, तो उनको नागपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दी गई वो बच्चों को। और उनका जो आंदोलन हुआ उसमें जो तिरंगा ध्वज फहराया गया था, वो जो ध्वज है वो सावरकर जी ने जिसका डिज़ाइन बनाया था, और मैडम कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट में पहले बार भारत के बाद, ये भारत का स्वतंत्र ध्वज है, ये जो ध्वज था उसके ऊपर वंदे मातरम तिरंगा ध्वज था, उसके ऊपर उसके सबसे ऊपर हरा रंग है, बीच में लाल रंग है और नीच में केसरिया रंग है, और बीच में उसमें वंदे मातरम लिखा है। तो वो ध्वज हैदराबाद मुक्ति संग्राम में भी फहराया गया था। लोगों का ऐसा कहना है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लोगों का ऐसा कहना है कि सावरकर जी ने अंग्रेजों की माफ़ी मांगे तब जाके उन्हें छोड़ा गया। हकीकत क्या है? देखो, आज जो भी सावरकर ने एप्लीकेशंस की है अपने खुद को छुड़ाने के लिए, खुद को नहीं, सभी क्रांतिकारियों को उन्होंने बार बार लिखा है कि आप मुझे मत छोड़ो, दूसरे को छोड़ो। तो इसे जो पिटीशन कहते हैं, पिटीशन का मतलब आप उसका रूपांतर ले तो हो सकते हैं कि याचिका, जैसे हाईकोर्ट में हम याचिका करते, तो हाईकोर्ट में हम पिटीशन करते, हाईकोर्ट में याचिका करते, हमको उनके पाँव नहीं पकड़ते। और उन्होंने कहीं पे भी माफ़ी नहीं मांगी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें हथियार लेने पड़े क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए थे। ये हर बार स्पष्टता से लिखते थे। उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि आप मुझे मत छोड़ो, आपको मुझसे डर है तो आप मुझे मत छोड़ो, मगर दूसरे क्रांतिकारियों को छोड़ो। और इतिहास ये है कि सावरकर जी की 14 की याचिका के बाद 7 बंदीवान छोड़ के अंडमान के सभी क्रांतिकारियों को छोड़ा गया। और उसके बाद जब 15-16 साल में जो क्रांतिकारी आए, उन्होंने जिनको 7 लोगों को उनमें से फांसी की सज़ा हुई थी, और वो फांसी की सज़ा जन्म टेप में कन्वर्ट होकर उन्हें अंडमान भेजा था। वो सब लोग भी, उसमें सच्चिदानंद सान्याल थे, पृथ्वी सिंह आज़ाद थे, ऐसे सभी क्रांतिकारी, उन्होंने भी 19 को छोड़ दिया। मगर सावरकर जी को 21 में छोड़ा नहीं, उनको 21 में भारत लाया गया, और भारत लाने के बाद उन्हें रत्नागिरी में 3 साल तक कैद करके रखा गया। और रत्नागिरी की कंडीशन जो थी उनकी, वो सबसे ख़राब थी, क्योंकि अंडमान में उनकी जो कोठड़ी थी उसका साइज़ था 13/8, और रत्नागिरी में जो उनकी कोठड़ी थी उनका साइज़ था 6/8। 6/8 के इसमें उनको 3 साल बंद करके रखा गया था, उन्हें जंजीरों से जकड़ा गया। तो मतलब अंडमान से भी बदतर परिस्थिति उनकी यहाँ पे थी। और उसके बाद उनका कंडीशनल रिलीज हो गई, क्योंकि आप 5 साल राजनीति में ना भाग ले, क्योंकि सावरकर मानते थे कि जेल में बंद हो गए कुछ होने वाला नहीं है, अगर राजनीति में मैं काम नहीं करूँगा तो मैं समाज के लिए काम करूँगा। और ये 5 साल का समय भी ब्रिटिशों ने 14 साल तक बढ़ाया। तो अगर सावरकर ब्रिटिशों से माफ़ी मांगते थे या ब्रिटिशों की बात सुनते थे, तो उन्हें 37 तक ब्रिटिशों ने क्यों बंद करके रखा। और रही बात ये कि जो माफ़ी मांगने वाले वो अंडमान में गए, और जो दूसरे लोग मतलब से कहते हैं कि ब्रिटिश इनसे डरते थे, उनको तो राजमहल में रखा गया। तो बात यह है कि सावरकर जब छूटे 24 में, उन्हें जब रत्नागिरी में वो 13 साल तक उन्होंने ब्रिटिशों ने स्थानबद्ध करके रखा था। उन्होंने एक सबसे बड़ा सफल अभियान, जो हमारे समाज में जो सबसे बड़ी कुरीति है, जाति भेद की प्रथा। जाति होना गलत नहीं है, मगर जाति भेद होना गलत है। कोई जाति खुद को उच्च जाति या निम्न जाति ना माने, तो वो जाति भेद के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन रत्नागिरी में किया, और 13 साल में रत्नागिरी में उन्होंने जाति प्रथा को संपूर्णतः नष्ट कर दिया। तो ये जो उनका कहना था कि हम भले हम कहते हैं कि हम बहुसंख्य यहाँ पे है, मगर हमारे में 4000 से ज़्यादा जातियाँ हैं, तो हर जाति की संख्या कोई 1%, 5% से भी कम हो जाती है, और हम टुकड़ों में बटे हैं। और इसीलिए बार बार ब्रिटिश, जो मुट्ठी भर ब्रिटिश थे, वो आप पे राज कर पाए। उसके पहले मुगलों ने राज किया। तो अगर हमें समर्थ भारत बनना है तो हमें ये जाति भेद और मिटाना पड़ेगा। और आज भी मुझे लगता है कि सावरकर जी का आप अनुकरण करना चाहते हैं तो आपके जाति भेद के खिलाफ लड़ना चाहिए। आपने अंडमान देखा है? जी, गए हैं आप? हाँ। वहाँ जाने वाला हर व्यक्ति बड़े श्रद्धा और आत्मीयता से सावरकर जी का सेल देखते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, एक बात तो ऐसे है कि वहाँ पे अभी गार्डन वगैरह बन गया है, तो लोग महसूस नहीं कर पाते कि उस समय परिस्थिति क्या होगी। मगर जब आप ऊपर जाते हैं और आप देखते हैं वहाँ से नीचे फांसी घर है, तो वहाँ पे हर महीने में कुछ 5-10 लोगों को फांसी दी जाती थी, और सावरकर जी को बाहर लाके खड़ा करते थे। और फांसी घर को आज छत है, तब छत नहीं था, तो उन्हें वो सब देखना पड़ता था।
ये जानबूझ के उनका इस तरह से टॉर्चर होता था उनका उस समय। और तो ये जब हम देखते हैं फांसी घर तो एक लोगों को पहला महसूस होता है कि उनकी कंडीशन कैसी थी। और दूसरे बात ऐसे है कि आज उन्हें 3 ही विंग्स बची है, पहले वो 7 विंग्स का कारागृह था। हर विंग का आदमी दूसरे विंग के कैदियों से मिल नहीं पाता था, तो इनका आपस में और सब क्रांतिकारी को अलग अलग विंग्स में बांट के रखा था ताकि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात न करे। और इनको घर में साल में सिर्फ 1 खत लिखने की अनुमति थी और उनको इनके घर वाले 8 साल के बाद मिले। आज भारतीय कानून सिस्टम है कि हर 2 महीने में घर के लोग आपसे मिल सकते हैं, हर 15 दिन में आप खत लिख सकते हैं। मगर वहाँ पे उन्हें खत लिखना साल में 1 बार, और वो भी कोई अगर कोई उनसे गलती हो गई, उन्हें अगर जेल में कोई किस काम के लिए सजा हो गई तो उस साल का पत्र नहीं मिलता था। तो सावरकर जी को 10 साल में सिर्फ 60 पत्र प्राप्त हुए उनके भाई से, और 60 पत्रों को उन्होंने जवाब दिया। और उनको घर वाले 18 और 19 2 साल मिलने आए थे। इतने साल के बाद घर वालों से भी तो आप दूर है, आपका पत्राचार भी नहीं, मगर उसमें भी सावरकर जी अपना धीरज नहीं आ रहे। और ये आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि वहाँ से सावरकर जी का पेरिस में जो क्रांतिकारी थे मैडम कामा, उनके साथ पत्राचार चलता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो उस समय एक बड़ी योजना बनी थी भारत को स्वतंत्र करने के लिए। तो सावरकर जेल से भी, मतलब सावरकर जी का संगठन इतना मजबूत होगा, इतना सब बंद करने के बाद भी वो फ्रांस में पत्राचार करते थे। घर में नहीं भेजते थे पत्र, मगर वहाँ जरूर भेजते थे। तो इससे एक जो देश के लिए मर मिटने वाला आदमी, उसे आप कहाँ पे भी डालो, उस पर कितने भी अत्याचार करो। और सावरकर जी नहीं, उनके साथ जो कई क्रांतिकारी थे वो इसी हालात में जूझते रहे। उसको अत्याचारों के कारण वो मेंटली ये हो गए, उनको टॉर्चर हो गया और पागल खाने तक हो गए। कुछ लोगों ने खुदकुशी भी कर ली, मगर वो लड़ते रहे आखिर तक। तो मुझे लगता है हमने अंडमान जाके यही सीखना है कि देश के लिए हमने क्या कर सकते हैं। लोगों का ऐसा कहना रहा कि एक विशेष पार्टी के कारण भारत को आज़ादी मिली। आपका क्या ख्याल है? देखो, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, तब कोई विशिष्ट पार्टी नहीं थी। दूसरी बात, आप जो विशिष्ट पार्टी का नाम ले रहे कांग्रेस, तो उस समय कांग्रेस का मतलब है महासभा। तो भारत के सभी स्वतंत्रता की आकांक्षा करने वालों की वो महासभा बन गई थी। उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें साम्यवादी भी थे, वीर सावरकर के छोटे भाई डॉक्टर सावरकर भी उसमें थे। तो ये सभी विचारों के लोगों की, तब उसे भारतीय की संसद माना जाता है, क्योंकि हम तो पारतंत्र में थे। तो हमारा प्रतिनिधित्व कौन करे? जो संघ के संघ चालक है पहले डॉक्टर हेडगेवार, वो भी विदर्भ कांग्रेस के महासचिव थे। तो कांग्रेस किसी एक की नहीं थी। और दूसरी बात, सभी क्रांतिकारी कांग्रेस में थे। ये जो भारत के क्रांतिकारी जो मिलते थे, तो उनका मिलने का जो पूरे इकट्ठा कहाँ हो गए थे, जहाँ कहीं कांग्रेस का अधिवेशन होगा वहाँ सब क्रांतिकारी आके मिलते थे। तो ये कोई किसी पार्टी किसी परिवार का नहीं है, पूरा देश है। और 1857 से आप देखो तो लाखों लोगों ने अपनी जान दी है और लाखों लोगों की क्षत्रियों की जान ली है। तो ये जो 1857 से लेके 90 साल जो संग्राम चला, उसके कारण हमें स्वतंत्रता मिली, ना कि कांग्रेस ने 31 में एक प्रस्ताव किया और 47 को मिला 16 साल में। ये गलत बात है, ये बहुत गलत सिखाते हैं कि ये 16 साल का नहीं है, ये 90 साल का हमारा स्वतंत्रता संग्राम है। और इसमें लाखों लोगों ने, जिनके नाम भी पता नहीं है, ऐसा यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ चिन्नाजी पारदी कि उन्होंने एक बैंक पर डकैती डाली और उसमें वो मुठभेड़ में मारे गए। मगर उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानने को भी शासन ने नकार दिया। तो ऐसे लोग जिनका आज नाम पता भी नहीं, अब चिन्नाजी पारदी जी का नाम इधर पता है, बाहर पता नहीं होगा। मैं जरूर उनके बारे में लिख के, हमारा मुंबई में एक वाचनालय है, वहाँ पे पूरी सामग्री रखी है, तो वहाँ पे हम लोग ये इसका ऐड कर देंगे। मगर जिनका लाखों लोगों का नामो निशान नहीं है, मैं तो उनको श्रेय देना चाहता हूँ कि उनके कारण सब मिला, किसी ना एक व्यक्ति, एक परिवार या एक पार्टी के कारण। आपके विचारों से सावरकर जी को स्कूलों में फिर से, कॉलेजों में पढ़ाना चाहिए? जी, अगर सावरकर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ सावरकर जी ने जो कुछ किया देश के लिए किया। उन्होंने कविताएं लिखी, उन्होंने लेख लिखे, उन्होंने नाटक लिखे, उन्होंने क्रांति का काम प्रत्यक्ष किया, सामाजिक क्रांति का काम किया, हर चीज़ उन्होंने देश के लिए की।
और सावरकर जी का कहना था कि हर आदमी ने देश के लिए, वो अगर मर नहीं सकता, क्योंकि अभी मरने की ये नहीं है, हम तो स्वतंत्र देश है, तो अभी हमने देश के लिए जीना चाहिए। आप मर नहीं सकते, आपके देश में अभी हमारे जवान आज हुतात्मा हो रहे हैं वहाँ पे, मगर सामान्य नागरिक को वो करने की जरूरत नहीं है, तो उसे देश के लिए जीना चाहिए। ये विचार जो है ये सावरकर है, ना कि सावरकर का एक व्यक्तिगत उनकी पोथी बनाओ, उनकी एक मूर्ति बना के उनकी पूजा करो। सावरकर सिखाना है, मतलब सावरकर के विचार सिखाना है, राष्ट्रवाद सिखाना है, और उनका राष्ट्रवाद है भारत ये दुनिया का सबसे समर्थ और संपन्न राष्ट्र बने। तो ये जो आकांक्षा है ये लोगों के सामने रखना चाहिए, इसलिए सावरकर पढ़ाना जरूरी है। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि सावरकर जी का जो हिंदुत्व है वो हमें समझना चाहिए। सावरकर जी कहते थे कि ये जो धरती है हमारी, सिंधु नदी से लेके समुद्र तक, ये जिनकी पितृभूमि है, मतलब हमारे पुरखे धरती से है, और जो पुण्य भूमि है, पुण्य भूमि का मतलब है कि यहाँ पैदा जो भी धर्म पंथ है, भले आज हिंदू धर्म को एक संकुचित रूप दिया गया है, सनातनी वैदिक धर्म को ही हम हिंदू मानते हैं, मगर सावरकर जी के अनुसार जो सनातनी वैदिक धर्म जिसे हम हिंदू कहते हैं, ये हिंदू धर्म का एक भाग है। जैन है, बुद्ध है, सिख है, जो भी हमारे स्थानीय जो जनजाति है उनकी भी जो धर्म पंथ है, उनके रिवाज है, वो यहाँ पैदा हुए हैं और वो इस देश को पवित्र मानते हैं। ऐसे सब लोग हिंदू होते हैं, क्योंकि इन लोगों को दुनिया के कोई भी राष्ट्र में स्थान नहीं है। हमारे लिए ये इकलौता देश है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में जिनको हिंदू कोडविल में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू माना है, वो समाज, और सावरकर जिनको हिंदू मानते थे, वो समाज एक ही है। तो हिंदू ये कोई पूजा पाठ की नहीं है व्याख्या, हिंदू ये राष्ट्रभक्ति की व्याख्या है। तो ये समझ के जब हम कहते हैं हम हिंदुत्ववादी है, तो हमें शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जब इनको हिंदू कहते हैं तो हम ये हिंदुस्तान के खुद को देशभक्त नागरिक कहते हैं। सर, आज का जो आपका दौरा है वो किस मकसद से है? अभी परतवाड़ा में वीर सावरकर जी की कुछ चीज़ें हैं, तो उनका मैं दर्शन करना चाहता हूँ, तो कल हम वहाँ जाएंगे। और इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, तो कोई हम चर्चा भी करेंगे इधर लोगों के साथ। वो जो वस्तुएं हैं उसमें क्या क्या है? उसमें उनकी एक छाता है, और वो छाते में सावरकर जी कहते थे कि हर व्यक्ति ने अपने संरक्षण के लिए सक्षम होना चाहिए। तो वो छाते में एक गुप्ती थी। क्या बात! तो मैं उनका उस चीज़ का जरूर दर्शन करना चाहता हूँ। दर्शन करने आए कि साथ ले जाने आए? मैं तो दर्शन करने आया हूँ। जिन्होंने संभाल के रखे हैं वो अगर देते होंगे तो पूरे भारत के लोग देखेंगे। सर, उनका नाम पता चलेगा? उनका नाम अनंतराव पिंपलकर। प्रॉपर परतवाड़ा की? उनके पिताजी थे गंपू नाना पिंपलकर। अच्छा। ये अनंतराव जी गंपू नाना पिंपलकर के चिरंजीव हुए, वो भी आज 90 के नज़दीक है। प्रॉपर परतवाड़ा में? प्रॉपर